हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम प्रेम आख्यान काव्य परंपरा या सूफी काव्य परंपरा जिसे कहते हैं उसका अध्ययन कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम सूफी काव्य को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल को पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इसका अगर आप वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो इसके चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो आप प्लेलिस्ट में नंबर वाइज सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे आप ज़रूर देखें और इसका अध्ययन अच्छे से करें। तो हम शुरू करते हैं इसके काव्य रूप। और इससे पहले का अध्ययन हम उससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो काव्य रूप से आज का इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके अनुयायी विद्वान ने इस परंपरा के सभी काव्यों को फारसी मसनवियों से अनुकृत मानते हुए इन्हें मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इन काव्यों के आरंभ में ईश्वर स्तुति, तत्कालीन शासक का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना, पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होना आदि बातें इन्हें मसनवी सिद्ध करती हैं। किंतु सत्य यह है कि कुछ रचनाओं के स्तुति खंड में ही इस प्रभाव को स्वीकार किया जा सकता है। अन्यथा मसनवी काव्य के अनेक लक्षण, जैसे पूरे काव्य का एक ही छंद में लिखा जाना, कथा का सर्गों या खंडों में विभक्त ना होना आदि इन प्रेमाख्यानक से में नहीं मिलते। अतः इन्हें काव्य रूप की दृष्टि से मसनवी कहना कठिन है। दूसरी ओर संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित कथा काव्य के लक्षण इसमें पूरी तरह मिलते हैं, तथा स्वयं कवियों ने भी अपनी रचना को कथा के रूप में उल्लेखित किया है। अतः इन पर कथा काव्य की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। आगे है, आचार्य ब्रह्मा ने कथा के लक्षणों का निरूपण करते हुए लिखा है, वह कवि के सभी प्राय कथनों से युक्त होती है। उसका विषय कन्या हरण, कन्या या प्रेयसी की प्राप्ति, युद्ध, वियोग होता है। यहाँ कन्या हरण का तात्पर्य यह है कि इसमें कन्या या प्रेयसी की प्राप्ति सहज ही नहीं हो जाती है, पितु उसके लिए संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा के द्वारा निरूपित लक्षण में पाश्चात्य रोमांस काव्य के 3 तत्वों प्रेम, साहस एवं युद्ध का समाहार हो जाता है। ठीक है, कौन से तत्व? प्रेम, साहस एवं युद्ध। दंडी ने इन लक्षणों के अतिरिक्त उसका सर्गबद्ध होना भी आवश्यक माना है। किसने? दंडी ने सर्गबद्ध होना आवश्यक माना है। जबकि आचार्य रुद्रट ने अपने युग नवी सती तक विकसित प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कथा काव्य के अनेक नूतन लक्षण का निर्देशन किया है। उनके मतानुसार कथा के प्रमुख लक्षण ये हैं, देख लेते हैं। पहला है, कथा के आरंभ में देवता या गुरु की वंदना होनी चाहिए। फिर ग्रंथकार को अपने कुल का परिचय देना चाहिए। दूसरा है, तदुपरांत कथा लिखने का उद्देश्य बताना चाहिए। तीसरा, आरंभ में कथांतर होना चाहिए जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव कर सके। चौथा है, उसका प्रतिपाद्य सफल प्रेम से युक्त कन्या प्रेयसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे कुछ लाइनें कट गई है, तो आगे चलकर अग्नि पुराणकार ने साहित्य में इन लक्षणों की पुनरावृत्ति की है। वस्तुतः ज्यों-ज्यों संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में कथा काव्य का विकास होता गया, त्यों-त्यों उनके लक्षणों में भी संशोधन एवं परिवर्धन होता गया। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी में कथा काव्य की परंपरा के प्रवर्तन से पूर्व अपभ्रंश तक इसमें जिन जिन लक्षणों का विकास हो गया था, वे सब हिंदी के सभी आख्यानों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ, समकालीन शासक का उल्लेख करना, बीच बीच में धार्मिक एवं नैतिक तत्वों को समन्वित करना, कथा का अंत शांत रस में करना, चौपाइयों के बीच बीच में दोहों का प्रयोग करना, कथा को खंडों में विभक्त करना आदि प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश के कथा काव्यों से हिंदी में आई हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं कवि ने भी अपनी रचना को कथा संज्ञा से विभूषित किया। इसके कांतिप्य उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। रचना के नामकरण में कथा शब्द का प्रयोग। लखम सेन पद्मावती कथा
किसकी है? दामोदर की। इनकी है सत्यवती कथा, ईश्वरदास की है कथा रत्नावती तथा कथा कमलता कामलता, ठीक है, तथा कनकावती जानकवि। नल दमयंती कथा व्यास। आगे है कुछ कवियों ने शीर्षक में कथा शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु काव्य के अंतर्गत ऐसे किया है। जैसी प्रेम कथा एही भांति विचारहूँ, मंजन कथा जगत जेती कभी आई। उस्मान जाकी बुद्धि हुई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। आलम कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा सिंगार वियोग, ठीक है। ये सब पंक्ति आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये उस्मान की ये पंक्ति पूछी गई है। जाकी बुद्धि हुई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, ठीक है, ये पूछी गई है। आगे हैं, वैसे यह कहा जा सकता है कि इन्होंने कथा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप में ही किया होगा, किसी विशेष अभिप्राय से नहीं, किंतु उस स्थिति में वे कथा के अन्य पर्यायवाची शब्द कहानी, वार्ता, आख्यान आदि का भी प्रयोग कर सकते थे, केवल कथा शब्द पर ही बल नहीं देते। अस्तु काव्य रूप की दृष्टि से इन्हें परंपरागत कथा काव्य के अंतर्गत ही लिया जाना उचित होगा। कुछ विद्वानों ने कथा काव्य एवं महाकाव्य का अंतर न समझते हुए इन्हें महाकाव्य की कसौटी पर भी कसने का असफल प्रयास किया है। कथा काव्य एवं महाकाव्य दोनों ही प्रबंधात्मक होते हैं तथा उनके अनेक बाह्य लक्षणों में समानता भी संभव है, किंतु दोनों की आधारभूत चेतना, उनके लक्ष्य व प्रयोजन में इतना गहरा अंतर है कि एक दूसरे की कसौटी पर परखना अनुचित होगा। महाकाव्य के मूल में आदर्शवादी या आदर्शपरक मर्यादावादी चेतना होती है, जो कि महंत पात्र या महान पुरुष के चरित्र का आवरण करती हुई उदात्त संदेश की व्यंजना करती है, जबकि कथा काव्य की मूल चेतना स्वच्छंदता परक रोमांटिक होती है। इसमें आदर्श की स्थापना की अपेक्षा सौंदर्य की अभिव्यंजना का तथा लोक मंगल की अपेक्षा लोक रंजन का लक्ष्य अधिक रहता है। महत्वाकांक्षा में परंपराओं एवं मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्रणय स्वप्नों की बलि दी जा सकती है, जबकि कथा काव्य में प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए परंपराओं व मर्यादाओं का अतिक्रमण सहज ही संभव महाकाव्य के लिए आवश्यक नहीं है कि वह श्रृंगार रस प्रधान हो। वीर करुण भयानक रौद्र भी प्रमुख होता उसमें संभव है, किंतु कथा के लिए प्रणय रोमानी प्रेम की प्रधानता अनिवार्य है। विषयगत भेद के कारण दोनों की शैली में भी अंतर आ जाता है। महाकाव्यकार घटनाओं की पात्रों को और चमत्कार की अपेक्षा सरसता को अधिक महत्व प्रदान करता है, जबकि कथा में स्थिति इसके विपरीत होती है। अस्तु कथा काव्य प्रेमाख्यानक अपने आंतरिक एवं बाह्य गुणों के कारण महान काव्य तो बन सकता है, किंतु शिल्प शास्त्रीय दृष्टि से उसमें महाकाव्य मानना या उसमें महाकाव्य के लक्षण और गुणों का अनुसंधान करना वैसा ही होगा जैसे कि ऐसा आम्रफल में द्राक्षा की विशेषताएं खोजना। किंतु फिर भी यह विचित्र स्थिति है कि इस परंपरा से संबंधित सभी हिंदी शोध प्रबंधों में इन्हें मसनवी और महाकाव्य दोनों के लक्षण व गुणों से सिद्ध करने की चेष्टा पूरी शक्ति से की गई है, और कदाचित इसी स्थिति का परिणाम है कि आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान ने पद्मावती के सती होने के अतिरिक्त किसी और महत्व कार्य का प्रयोजन न होने के कारण बड़ी निराशा व्यक्त की है। वस्तुतः इस परंपरा की मूल चेतना का उद्घाटन एवं उसका सम्यक मूल्यांकन तब तक संभव नहीं जब तक कि इन्हें मसनवी व महाकाव्य दोनों से भिन्न स्वतंत्र कथा काव्य या रोमांटिक आख्यान के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। किसी भी काव्य का बाह्य रूप अंततः उसकी आंतरिक चेतना का व्यक्त रूप होता है। अंततः उसके बाह्य रूप का अध्ययन विश्लेषण उसकी आधारभूत चेतना के आधार पर ही संभव है। इस तथ्य का ध्यान में रखकर ही हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा के साथ न्याय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगे हम देखेंगे इसकी शैली। हिंदी प्रेमाख्यानकों की शैली के संबंध में कोई सामान्य निर्णय देना कठिन है, क्योंकि विभिन्न कवियों की शैली में स्तर की दृष्टि से परस्पर गहरा अंतर है। एक और जैसे कवि जिनकी शैली में सर्वत्र गंभीरता एवं पूर्णता विद्यमान है, तो दूसरी ओर ऐसे कवि भी हैं जिनकी शैली की अपरिपक्वता एवं असक्त दृष्टिगोचर होती है। फिर भी एक बात सामान्य रूप में कही जा सकती है कि इनकी रचनाओं में कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण इन्हें प्राय इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसमें लक्षणा एवं व्यंजना की अपेक्षा अभिधा शक्ति की प्रमुखता है।
किंतु समर्थ कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि के आयोजन द्वारा अपनी शैली में व्यंजना का वैभव भी सहज स्वाभाविक रूप में संचरित कर दिया। पद्मावती में कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं। ऐ रानी मन देखु विचारी, एहि नहर रहना दिन चारी। जब लागी अहि पिता कर राजू, खेली लेहु जो खेलहु आजू। पूहनी सासुर हम गौनब काली, कित हम कित एह सरबर पाली। ठीक है, यह कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत अर्थ की व्यंजना प्रभाव उत्पादक रूप में कर दी है, जिससे उसमें ध्वनि का सौंदर्य स्फुटित हो गया है। आगे हैं, अन्योक्ति व समासोक्ति के अतिरिक्त प्रतीक योजना के कारण भी इनके काव्य की व्यंजना शक्ति के वैभव में अभिवृद्धि हुई है। पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप आदि काव्यों में तो प्रमुख पात्र ही विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, जिससे संपूर्ण काव्य में ध्वनि व्यंजना का सौंदर्य संचरित हो गया। ध्यान रहे, अन्योक्ति, समासोक्ति, प्रतीक इन तीनों में ही अभिधात्मक अर्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ की भी सत्ता रहती है, जिसके कारण औचित्य में सौंदर्य का संचार अंतः हमें इन्हें ध्वनि काव्य के क्षेत्र में स्थान देना अधिक उचित समझते हैं। इन काव्यों की प्रतीक योजना प्राय आक्षेप लगाया जाता है कि इनमें प्रतीकों का निर्वह सम्यक रूप में नहीं हुआ है। इसके उत्तर में हमारा निवेदन है कि प्रतीक भारतीय दर्शन एवं धर्म साधना से संबंधित है, जबकि अध्येताओं में उन्हें सूफी मत के संबंधित सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इसी में उनकी संगति नहीं दिखाई संगति में केवल दोहे का प्रयोग किया है। इसके आगे देखते हैं, मुझे लगता है एक पेज इसमें से कट गया है, तो आगे है, यहाँ से बढ़ते हैं। भक्तिकालीन प्रेमाख्यानक काव्यों की भाषा के संबंध में पहले यह समझा गया था कि इस संबंध में प्रेमाख्यानक अवधी भाषा में रचित है, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि अवधि के अतिरिक्त प्रेमाख्यानक अवधी भाषा में रचित है, किंतु अभी स्पष्ट हो गया कि इसके अतिरिक्त राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में भी कई आख्यान लिखे गए थे। वस्तुतः यह परंपरा गुजरात एवं राजस्थान से होती हुई अवध प्रदेश पहुंची, अतः प्रारंभिक आख्यानों में से अनेक में राजस्थानी में जो कहीं गुजराती से भी यथेष्ट प्रभावित है का प्रयोग मिलता है, जैसे कि हंसावली शायद की, लखन सेन पद्मावती दामोदर की, माधवनल कामकंदला गणपति के, डोला मारूरा दूहा माधवनल कामकंदला कुशललाभ की, और प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल आदि की भाषा राजस्थानी है। ब्रज भाषा में रचित प्रेम आख्यानकों में नंददास रचित रूप मंजरी तथा जान कवि के प्रेम आख्यानक उल्लेखनीय है। वैसे प्राय सभी प्रेम आख्यानकों ने लोक प्रचलित शब्द, मुहावरों तथा लोकोक्ति का प्रयोग किया। हिंदू एवं मुस्लिम सभी कवियों ने अरबी फारसी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं उनके तद्भव रूपों की अधिक महत्व दिया। कहीं कहीं मुस्लिम कवियों के काव्य में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता देखकर आश्चर्य होता है। वस्तुतः प्रेम आख्यानक रचयिता कवियों ने अवधी, राजस्थानी एवं ब्रज जैसी लोक भाषाओं के साहित्यिक रूप के विकास में पर्याप्त योग दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे हैं, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा। प्रेम आख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन व विकास कैसे हुआ। ठीक है, हम देखते हैं हिंदी में इस परंपरा का प्रवर्तन किस कवि द्वारा हुआ। इस प्रश्न का असंदिग्ध उत्तर उपलब्ध नहीं है। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1501 के रचयिता कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि माना है। किसने? आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? मृगावती को। और ये किसकी रचना? कुतुबन की है, 1501 की। ये अब जो पढ़ रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसकी? ईश्वर दास की सत्यवती कथा, जो कि 1500 में इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेखित है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को, जो कि 1379 में लिखा गया, इस परंपरा का प्रवर्तन इससे माना है, सूफी परंपरा का प्रवर्तन। ठीक है, किसने? राम कुमार वर्मा ने। और सर्वमान्य रूप से भी किया, कौन सी है? राम कुमार वर्मा ने जो मानी है वही सर्वमान्य रूप से भी मानी जाती है, मुल्ला दाऊद का चंदायन।
किंतु इन सभी विद्वानों का ध्यान इन सबकी सबसे प्राचीन प्रेमाख्यान हंसावली की ओर नहीं गया, जिसकी रचना साहित्य ने 1370 ईस्वी में की थी। इससे पूर्व कोई प्रेमाख्यान काव्य हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः हमारे विचार से जब तक कोई अन्य प्राचीन हिंदी प्रेमाख्यान उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक इसी परंपरा के प्रवर्तक काव्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हंसावली के बारे में। हंसावली, इस प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ। उस समय तक गुजराती भाषा राजस्थानी से पृथक नहीं हो पाई थी। अतः गुजराती के विद्वान इसे पुरानी गुजराती का ग्रंथ भी मानते हैं। किसको? हंसावली को। जैसे डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में स्पष्ट किया है, भाषा की दृष्टि से इसे निसंकोच राजस्थानी हिंदी में स्थान दिया जा सकता है। कवि साहित्य ने इस कृति का रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल की कथा को माना है। किसको? विक्रम बेताल की कथा। किसमें? हंसावली में। 52 वीर कथा रस लिहु एहि पावड़ु असायत कीहु। प्रेमाख्यानक में चित्रित प्रेम साहस और शौर्य से मिश्रित है। अतः हिंदी के आरंभिक प्रेमाख्यानकों ने अपने काव्य को उल्लेख वीर कथा एवं प्रेम कथा दोनों रूपों में किया है। यह बात असायत पर भी लागू होती है। हंसावली में अनेक कथाएं गुंफित हैं, जिनमें प्रमुख कथा का संबंध पाटन की राजकुमारी हंसावली से है। राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी, किंतु पूर्व जन्म के किसी संस्कारवश उसने पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का भी नियम ले रखा था। इसका नायक राजकुमार स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन करके मुग्ध हो जाता है। उसके प्रेम में विह्वल होकर योगी वेश में अपने मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है तथा भारी संकट का सामना करते हुए अंत में न केवल राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, अपितु उसे पाषाण हृदय को प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त करने में भी सफल हो जाता है। वस्तुतः इस नियम के पीछे पूर्व जन्म की एक घटना थी। उस जन्म में राजकुमारी पक्षिणी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे, तब एकाएक जंगल में आग लग जाने पर नर पक्षी उसे तथा उसके अंडे को बचाने का कोई प्रयास करने के स्थान पर उसे जलती हुई छोड़कर भाग गया था। इस घटना के संस्कार के कारण वह अगले जन्म में पुरुष द्रोहिणी हो गई थी। इस घटना को चित्रित करके उसे दिखाया गया तो उसे पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हो आईं। फलस्वरूप वह ग्रंथि से मुक्त होकर स्वस्थ आचरण करने लगी और ग्रंथि कॉम्प्लेक्स की मोक्ष। यह सारी घटना आधुनिक मनोविश्लेषण की दृष्टि से भी स्वाभाविक कही जा सकती हैं। आगे है विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से इसमें वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध है जो भारतीय प्रेमाख्यानक की विशेषताओं के रूप में ग्रहण की जाती हैं। यथा स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेम उत्पत्ति, योगी वेश में नायक का घर से निकलना, साहसपूर्वक यात्रा करना, पूर्व जन्म की स्मृति, कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में अवरोध, दैवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन आदि। इन विषयगत प्रवृत्तियों का अतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी यह काव्य हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। कवि ने आरंभ में शक्ति, शंभु और सरस्वती की वंदना करते हुए आत्म परिचय दिया तथा अपनी रचना के स्रोत आदि का निर्देशन किया। छंद योजना में चौपाई के बीच बीच में दोहे का प्रयोग किया। भाव, सौंदर्य एवं काव्य सौष्ठव की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की है। इनकी शैली एक नमूना द्रष्टव्य है, तो उसका देख लेते हैं। एक नमूना क्या है? देवी अब्रधारु मुझ विनती, पेली भावी हूँ पंखिणी हती, इंडा महला सेवन की हूँ, दब बलतऊ तेणी बनी आवी हूँ, मुझ भरतार साहस नबी की हूँ, अपती मेहलिनी उड़ी गई हूँ, इस्यम करम ते निष्ठुर तरनाम, मुकी गया बालक अपना। यह वस्तुतः इस परंपरा की आदि रचना होने के कारण शैली की परिष्कृति, प्रजलता तथा भाषा सौष्ठव की इसमें अधिक आशा भी नहीं की जा सकती। आगे हम देखते हैं चंदायन के बारे में। यह प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में हुई थी। इसके विभिन्न पाठ उपलब्ध हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है, किंतु वे इसकी प्रसिद्ध चंदायन के रूप में भी स्वीकार करते हैं।
डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका पाठ एक चंदायन नाम से प्रस्तुत किया, अतः अब चंदायन या चंदायन नाम ही मान्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मतापूर्वक विचार करते हुए इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध करते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना को देखा जाए तो उसका प्रारंभिक अंश दोनों परंपराओं में खप सकता है, किंतु यहाँ जहाँ तक प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है, वह पूर्ण रूप से भारतीय है। उसमें ना तो फारसी मसनवियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं और न उसमें उनकी छंद विषयक एक रूपता। उनकी रचना प्राकृत अपभ्रंश साहित्य की परंपरा में कड़वकों में की गई है और प्रत्येक कड़वक चौपाई की 5 अर्धालु एक दोहे मिलते जुलते छंद का है। फलतः मेरे मत है कि यह भारतीय परंपरा का कथा काव्य है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी इसमें भारतीय प्रेमाख्यान की प्रवृत्तियों की व्यंजना सफलतापूर्वक हुई है। जैसे नायक लोरिक, नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय, प्रथम प्रेम में ही प्रेम उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसमें प्रेम में बाधा, नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गरुणी द्वारा उसे ठीक हो जाना। इसकी भाषा अनुकूल तथा भावानुकूल और सरस है। अब हम पढ़ते हैं लखन सेन पद्मावती कथा के बारे में। लखन सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि ने 1559 में की थी। कवि ने इसे वीर कथा कहा है, किंतु वास्तव में इसमें राजा लक्ष्मण सेन तथा राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण, गणेश स्तुति, आत्मपरिचय, रचना काल, रचना के उद्देश्य का निदर्शन किया गया है। नायक द्वारा योगी वेश में घर से निकलने और नायिका के पिता से संघर्ष करके उसे प्राप्त करने की कथा प्रवृत्ति का निरूपण पूर्व परंपरा के अनुसार हुआ है। छंद योजना में चौपाई के अतिरिक्त दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी तथा शैली तीव्रतात्मक है एवं भावात्मकता कम है, अतः इस रचना का महत्व परंपरा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही अधिक है। दामो कवि सुपठित थे, इसका प्रमाण यह है कि एक तो उन्होंने बीच बीच में संस्कृत की उक्तियाँ भी प्रस्तुत की हैं और दूसरे काम शास्त्र एवं नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का भी समन्वय यंत्र तंत्र किया है। काव्य में उनका दृष्टिकोण सरस विलास काम रस भाव से प्रेरित था। सांप्रदायिक धार्मिकता या आध्यात्मिकता का आरोप उन पर संभव नहीं। हम देखते सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 के रचयिता ईश्वर दास सगुण उपासक भक्त थे, जिन्हें सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ। कदाचित इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल में किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा। समग्र के सौंदर्य, प्रेम और विरह के निरूपण एवं अवधि भाषा, दोहा, चौपाई शैली आदि की दृष्टि से ये हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उच्च कोटि के कवियों में एक माने जा सकते हैं। कवि ने आत्मपरिचय देने एवं कथा के रचना काल का निर्देशन करने के साथ साथ तत्कालीन बादशाह का भी उल्लेख किया है। कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दृष्टिजन्य प्रेम प्रसंग से है। प्रारंभ में राजकुमार को नायिका के शाप से कोड़ी होना पड़ता है और पर अंत में उसका नायिका से विवाह एवं शाप से मुक्त हो जाना दिखाया गया है। पौराणिक भावना से प्रभावित होने के कारण इसमें सतीत्व के महत्व को दिग्दर्शित करने की चेष्टा की गई है, किंतु इसी से प्रेम आख्यान की श्रेणी में वंचित करना अनुचित होगा। प्रेमाख्यान की श्रेणी से वंचित करना अनुचित होगा। अब आगे है मृगावती। तो मृगावती के बारे में देख लेते हैं। मृगावती 1503 में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। परंपरागत प्रेमाख्यानकों की विभिन्न प्रवृत्तियों का भी समन्वय इसमें कुशलतापूर्वक हुआ है। मृगावती की प्राप्ति के लिए नायक योगी वेश में घर से निकल जाता है तथा मार्ग में एक अत्यंत सुंदरी को किसी राक्षस के चंगुल से निकालकर उससे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को पाने में सफल हो जाता है। कथा की परिणति अपभ्रंश के जैन काव्य की परंपरा के अनुसार शांत रस में होती है।
क्योंकि नायक की मृत्यु के अनंत नायिकाओं का सती होना दिखाया गया है। इसकी भाषा अवधी है तथा दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। शैली में प्राय सरलता, प्रवाह एवं सरसता मिलती है। आगे माधवनल कामकंदला। माधवनल कामकंदला 1527 के रचयिता गणपति चंद्र गुप्त ने की। गणपति ने नायक माधव एवं नृत्य विशारद कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया है। नायक कामकंदला के नृत्य कला पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के अनंतर उसे प्राप्त कर पाता है। इसकी भाषा राजस्थानी है। काव्य के प्रारंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। भारतीय कथा काव्यों की प्राय सभी प्रवृत्तियों का समन्वय इसमें हुआ है। छंद योजना की दृष्टि से इसकी विशेषता यह है कि इसमें केवल दोहे का प्रयोग किया गया है। सौंदर्य, प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्वों और नैतिक उपदेशों के भी समन्वय का प्रयास किया गया है। कवि तत्व की दृष्टि से रचना उच्च स्तर की है। आगे है पद्मावत। पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखित पद्मावत 1540 को हम इसी परंपरा का पूर्णतम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है। इसकी कथा वस्तु को आलोचकों ने 2 खंडों में रतन सेन पद्मावती के विवाह तथा तक पूर्वार्ध भाग एवं शेष उत्तरार्ध भाग में विभाजित करते हुए पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। किंतु अब ये दोनों ही निष्कर्ष विवादास्पद हो गए हैं। जहाँ तक पूर्वार्ध की बात है, यह जायसी से पूर्व भी विभिन्न रूपों में मिलता है, अतः इसे स्वयं अपनी कल्पना पर आधारित नहीं माना जा सकता। उत्तरार्ध के पूर्णतः ऐतिहासिक होने के विपक्ष में अनेक आकंठ्य प्रमाण भी इंद्र चंद्र नारंग और डॉक्टर शिव सहाय पाठक द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। स्वयं कवि का कथन है, आदि अंत जसी कथा अहो, लिखी भाषा चौपाई कहे। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि आदि से लेकर अंत तक जैसी गाथा थी उस कवि ने हिंदी चौपाइयों में लिख दिया। संभवतः जायसी को यह कहानी किसी हिंदीतर भाषा में उपलब्ध हुई थी। डॉक्टर हरदेव बहारी ने प्राकृत साहित्य का इतिहास में जायसी से बहुत पूर्व प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा का परिचय दिया है, जिसकी कथा वस्तु पद्मावत की कथा से गहरा साम्य रखती है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि रतन शेखर कथा इससे मिलती जुलती कोई अन्य कथा पद्मावतकार के समक्ष रही थी, जिसे उन्हें पल्लवित करके हिंदी रूप दे दिया। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि पद्मावत के कथा सौंदर्य की अभिवृद्धि में इसके रचयिता का कोई योगदान नहीं। वस्तुतः परंपरागत स्थूल ढांचे में सुविकसित करके जैसे सुरम्य रूप दिया गया है, वह निश्चित ही कवि की अपनी प्रतिभा व कल्पना शक्ति की सबलता को प्रमाणित करता है। आगे है पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किंतु आलोचकों ने इसे आदर्शपरक महाकाव्य की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। फलस्वरूप उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। कुछ विद्वानों ने कथा काव्य और महाकाव्य को मूल चेतना एवं पद्धति के सूक्ष्म अंतर को समझे बिना ही भलात इसे महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने जिनके लिए भारतीयता का आदर्श एकमात्र राम का एक पत्नीत्व एवं सीता का पतिव्रत्य है, इनकी प्रेम पद्धति को सर्वथा विदेशी एवं इनके प्रतिपाद्य को सूफी मत घोषित कर दिया। यह आश्चर्य की बात है कि इस काव्य का नायक हिंदू है जो नाथपंथी वेश में घर से निकलता है तथा जो शिव पार्वती की सहायता से अपने लक्ष्य में सफल होता है, वह सूफी मत का संदेश किस प्रकार विज्ञापित कर पाता है। यह पद्मावतकार के दृष्टिकोण में कहीं भी सांप्रदायिकता या मत प्रचार की भावना होती तो वह अपने ही धर्म भ्राता अलाउद्दीन को शैतान का प्रतिनिधित्व नहीं बनाता। वस्तुतः कवि ने अपना प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है, ओ मन जानी कवित अस किन्ना मेकु रहे जगत में चिन्हा। अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए यह काव्य लिखा गया है, किंतु फिर भी यह भ्रांत धारणा प्रचलित है कि इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से हुई थी। आगे पद्मावत के विभिन्न पात्रों विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इस रूपक काव्य एलिगोरी भी कहा जा सकता है।
प्रतीकार्थों का संकेत कवि ने अत्यंत स्पष्ट रूप में अपने काव्य के अंत में इस प्रकार दिया है। देखते हैं। मैं एहि अरत पंडित तन्ह बूझा, कहाँ की हम है किछु और न सूझा। तन चित उर्मन राजा किन्हा, यहाँ सिंघल बुद्धि पद्मनि चिन्हा। आगे है। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, वाचा सोई न एहि चित बंधा। आगे उपयुक्त रूपक स्पष्ट भारतीय निर्गुण साधना का द्योतक है, जिसमें साधक का मन रतन सेन शरीर सुख चित्तोड़ का त्याग करके गुरु के निर्धन से उपलब्ध सात्विक ज्ञान पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। किंतु आचार्य शुक्ल ने जायसी के प्रतीकार्थों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें ऐसे रूप देने की चेष्टा की जिससे कि इस रूपक में भारतीय निर्गुण साधना के स्थान पर सूफी साधना व्यंजना हो सके। जायसी ने रतन सेन को मन का प्रतीक माना, शुक्ल जी ने उसे आत्मा का प्रतीक बना दिया। कवि के अनुसार पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि श्रद्धा युक्त ज्ञान के प्रतीक थी, जबकि शुक्ल ने उसे बुद्धि अर्थात परमात्मा के प्रतीक बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि रतन सेन पद्मावती अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद रूपक आगे नहीं बढ़ पाता। इनका समाधान यह खोजा गया कि रूपक पद्मावत के पूर्वार्ध पर ही लागू होता है, उत्तरार्ध पर नहीं। किंतु जायसी ने राघव चेतन और अलाउद्दीन को क्रमशः शैतान और माया का प्रतीक मानकर उत्तरार्ध को भी रूपक से संबंधित माना, क्योंकि ये पात्र काव्य के उत्तरार्ध में ही आते हैं। इस तरह जब आलोचक प्रवर को पूरे काव्य पर सूफी मत आरोपित करने में सफलता न मिली तो उन्हें रूपक को ही असंगत घोषित कर दिया। परवर्ती संपादकों ने इस असंगत रूपक को ही प्रक्षिप्त घोषित करके शोधकर्ताओं को इसका वास्तविक अर्थ खोजने के कष्ट से सदा के लिए मुक्त कर दिया। फिर भी शुक्ल जी का यह कथन रतन सेन पद्मावती आत्मा परमात्मा के प्रतीक आज भी हमारे लिए वेद वाक्य है। जायसी पर अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से शोध कार्य किया, किंतु पद्मावत की रूपक संबंधी उपयुक्त लक्षण रेखा के उल्लंघन का साहस उनमें से कोई भी नहीं कर पाया, जबकि कवि की पंक्तियाँ आज भी चुनौती दे रही हैं। प्रेम कथा ई भांति विचारू, बूझ ले हूँ जो बूझे पारू। आगे। अस्तु यह जायसी के संकेतों को यथार्थ रूप में ग्रहण करते हुए उनका अनुगमन किया जाए तो पद्मावत का समस्त रूपक तत्व सर्वथा संगत एवं निर्दोष सिद्ध होता है, किंतु उस स्थिति में वह सूफी साधना का प्रतिपादक न होकर भारतीय मोक्ष साधना का ही व्यंजक सिद्ध होगा। ठीक है। आगे है। पद्मावत के रूपक तत्व का भारतीय साधना पद्धति में कितना गहरा संबंध है, ये देखने के लिए काम्यानी के रूपक से इसकी तुलना की जा सकती है। दोनों के पात्रों के प्रतीकार्थ में गहरा साम्य है। यदि ये पद्मावत के हैं, ये काम्यानी के हैं, ये प्रतीक है। ठीक है। रतन सेन मनु, ये दोनों किसके मन के प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा। आगे देखते हैं। नागमती ईड़ा दुनिया धंधा या संसारिक की ओर ले जाने वाली बुद्धि। राघव चेतन और अलाउद्दीन किलात और अकुली आसुरी शक्तियाँ। ठीक है। आगे देखते हैं। पद्मावती और काम्यानी दोनों ही साधक सात्विक बुद्धि या श्रद्धा की सहायता से बंधनों से मोक्ष या अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। अतः पद्मावत के रूपक तत्व का संबंध सूफी मत से न होकर भारतीय साधना पद्धति से ही सिद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कवि तत्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह, रतन सेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभाव उत्पादक शैली में हुई है। भारतीय कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियाँ एवं प्रवृत्तियों का नियोजन इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। काव्य की शैली में सर्वत्र पूर्णता एवं गंभीरता परिलक्षित होती है। प्रतीकात्मकता या रूपक तत्व के कारण इसमें व्यंग्य प्रधान ध्वनि का प्रादुर्भाव सहज ही हो गया है। इसकी भाषा अवधि तथा छंद योजना में नियमित रूप में चौपाई या दोहे का प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन आख्यानों में विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान को गुम्फित करने की प्रवृत्ति रही है। पद्मावत में यह अपने
चरम उत्कर्ष रूप में दृष्टिगोचर होती है। भारतीय दर्शन, ज्योतिष, काम शास्त्र, पाक शास्त्र, बागवानी शास्त्र, विद्या आदि के परंपरागत ज्ञान का गुम्फित इसमें चेष्टापूर्वक किया गया है, जिससे कहीं कहीं अनावश्यक विस्तार एवं अरुचिकर इतिवृत्तात्मकता का दोष भी इसमें आ गया है। फिर भी समग्र रूप में यह अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस, कात्यायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। आगे पद्मावत के अतिरिक्त जयसी द्वारा रचित और भी अनेक काव्य उपलब्ध हैं, जिनमें अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलतनामा आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक है, जबकि शेष अन्य छोटी छोटी रचनाएं हैं जो कवि की विचारधारा के विभिन्न पक्षों तथा नए नए प्रयोगों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मधुमालती के बारे में पढ़ेंगे। अंजनकृत मधुमालती 1545 में नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। नायक के प्रेम की गंभीरता एवं एक उन्मुक्ता का परिचय इस बात से मिलता है कि वह एक ओर तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्टों को सहन कर लेता है तथा दूसरी ओर महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सामान्यतः हिंदी प्रेम आख्यानकों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेम आख्यानक इसका अपवाद है। प्रेम आख्यानक की परंपरा रूढ़ियों में नायक के योगी होकर घर से निकलने, किसी अन्य राजकुमारी राक्षस से बचाने, माँ के श्राप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि पर निर्भर इसमें मिलता है। कवि का लक्ष्य प्राय प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है, जिसमें वह सफल हुआ है। इसमें अवधि भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है तथा इसकी शैली में सरलता एवं सरसता दृष्टिगोचर होती है। आगे पढ़ेंगे हम ढोला मारूरा दोहा के बारे में। इसमें कल्लोल कवि द्वारा रचित ढोला मारूरा दोहा राजस्थानी प्रेमाख्यानक है, जिसका रचना काल श्री नरोत्तम स्वामी ने 1393 ईस्वी पूर्व माना है, जबकि डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया के अंत्य साक्ष्य के आधार पर इसे 1473 ईस्वी में रचित सिद्ध किया गया है। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार दुल्हा या पुंगल देश की राजकुमारी मारबड़ी के विवाह उत्तर प्रेम और विवाह का निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप में किया गया है, किंतु फिर भी यह शुद्ध प्रेम आख्यानक काव्य रोमांस काव्य की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि रोमांस में विवाह पूर्व प्रेम एवं नायिका की प्राप्ति के लिए किए गए शौर्य की व्यंजना आवश्यक होती है, जबकि इसमें इनका अभाव है। कदाचित गृहस्थिक सांपत्य भाव एवं शुद्ध रोमांस के अंतर को ना समझ पाने के कारण ही इसे प्रेम आख्यानक में स्थान देने की परंपरा चल पड़ी। फिर भी प्रेम और विरह की मार्मिकता की दृष्टि से यह अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। मारबड़ी के संदेश में प्रणय भाव की गंभीरता दिखाई पड़ती है। कागल नाही कै मसी नाही, का लिखता आलस थाई, कई उण देश संदेशणा, मोलई बड़ई बिकाई, तू ही सज्जन मित तू प्रीतम तू परिवाण, हियाड़ई भीतर तू बसई, भावई जान न जान। ये काव्य शैली की दृष्टि से भी यह परंपरागत प्रेम आख्यानकों से भिन्न है। इसमें केवल दोहे का प्रयोग है। भाषा पुरानी राजस्थानी, अतः विषय प्रतिपादन एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से इसे रोमानी आख्यान के स्थान पर विशेष प्रकार का श्रृंगार काव्य मानना उचित होगा। आगे पढ़ते हैं माधवनल कामकंदला चौपाई के बारे में। यह इसी नाम से पूर्व रचित प्रेम आख्यानक पर आधारित काव्य है। जिसकी रचना 1556 में कुशल लाभ द्वारा हुई। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का प्रतिपादन अत्यंत विस्तार से किया गया है। इसमें चौपाई के बीच बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि का प्रयोग हुआ है तथा इसकी भाषा राजस्थानी है। आगे हम पढ़ेंगे रूपमंजरी के बारे में। अक्षाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी 1568 में प्रेम आख्यानक परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। रूपमंजरी विवाहिता है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर
उनसे प्रेम करने लगती है। अपने प्रणय स्वप्न की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में कोई संकोच नहीं करती। वस्तुतः कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक संबंधों का विरोध करते हुए परकीय भाव परकीय भाव या उपपत्ति रस की स्थापना करती है, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्द में किया है। नायिका के रूप, सौंदर्य, प्रणय, वेदना, विरह आदि के रूप में भी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया। कदाचित कवि के उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा विरोध हो सकता है। इसी भावना का निराकरण करने के लिए कवि ने आरंभ में ही व्यक्तियों को निरस घोषित करके उनका मुंह बंद कर दिया है। पुनि कवि अपने मन में गुने मोह कवित्व को हुनी रस ना सुनाए। आगे बला स्मित कटांच अरु लाजा अंधेरे बालम के कहीं काजा। काव्य के आरंभ में कवि ने स्तुति रचना के उद्देश्य आत्मपरिचय आदि का निरूपण प्रेमाख्यानक की परंपरा के अनुसार ही किया है तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग हुआ है, किंतु इसकी भाषा ब्रज भाषा है। काव्य तत्व की दृष्टि से भी यह रचना अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक है। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में लाहौर में की थी। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमः से करते हुए अपने परिचय एवं तत्कालीन शासन का नाम भी दिया है, शासक का नाम दिया। इसकी कथा वस्तु मौलिक है, जिसमें लोकोत्तर घटनाओं की प्रधानता है। नायक नायिका का प्रेम प्रत्येक दर्शन द्वारा उत्पन्न होता है तथा वे गुप्त विवाह करके घर से भाग जाते हैं। कथा की परिणति शांत रस में की गई है। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। शैली में परिपक्वता का अभाव है। आगे छिताई वार्ता। छिताई वार्ता 1590 में रचयिता नारायण दास हैं। इसके कौन थे? जटमल, ठीक है, जिन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्माण किया। इनकी नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित किया जाता है, किंतु अंत में उनका पूर्ण मिलन हो जाता है। पद्मावत का राघव चेतन इस काव्य में दैत्य कर्म का पालन करता है। अनेक अन्य दृष्टियों से भी इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने बीच बीच में लोक नीति संबंधी तत्वों का भी निर्देशन किया है। काव्य तत्व की दृष्टि से रचना साधारण है। आगे माधवानल कामकंदला। इस प्रेम कथा को लेकर अनेक आख्यान इससे पूर्व भी लिखे जा चुके हैं, किंतु आलम कवि ने प्रस्तुत माधवानल कामकंदला 1584 को और अधिक मार्मिक रूप प्रस्तुत किया। पूर्ववर्ती कवियों ने नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया, जबकि आलम ने एक ही जन्म की घटनाओं का निरूपण स्वाभाविक रूप से किया। इसकी भाषा अवधि और चौपाई 5-5 अर्धालियों के बीच में दोहे या सौरठे का प्रयोग किया गया है। काव्यात्मकता की दृष्टि से यह रचना अत्यंत सरस एवं मार्मिक है। आगे पढ़ेंगे हम चित्रावली के बारे में। चित्रावली 1613 के रचयिता उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। अपनी रचना का उद्देश्य उन्होंने अमर होने की इच्छा पूर्ति करना बताया। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। इसमें कथा काव्य की प्राय सभी प्रवृत्तियाँ ईश्वर स्तुति, आत्मपरिचय, समकालीन शासक का उल्लेख आदि का निर्वाह करते हुए सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण किया गया है। शिव के आशीर्वाद से नायक की उत्पत्ति, देव द्वारा सोते हुए नायक को नायिका के रंग महल में पहुंचा देना, शिव मंदिर में नायक नायिका का प्रथम साक्षात्कार, नायक द्वारा नायिका के अतिरिक्त किसी अन्य सुंदरी का उद्धार और उससे विवाह, नायिका के पिता द्वारा नायक का विरोध, समुद्री तूफान आदि परंपरागत कथा रूढ़ियों का सन्निवेश इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना में कवि ने सहृदय एवं भाव प्रवणता का परिचय दिया है। इसमें चौपाई के साथ साथ अर्धालियों के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इसमें काव्य की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण अवधि है। आगे रस रतन। इसके रचयिता पुहकर हैं। अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। पुहकर सुशिक्षित एवं सुपठित थे।
इनकी जिसकी झलक उनके काव्य में मिलती है। रस रतन 1618 में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रंभा का जन्म चंडी की उपासना से होना, नायक नायिका के प्रेम का उद्भव स्वप्न दर्शन द्वारा होना, अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना, नायक का योगी के वेश में घर से निकलना, शिव मंदिर में नायक नायिका की प्रथम भेंट, तोते के द्वारा संदेश का आदान प्रदान आदि कथा रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार ही किया गया है। आगे है नारी सौंदर्य। नायिका की संभोग कालीन चेष्टाओं, विरह वेदना आदि के निरूपण में कवि ने रुचि प्रदर्शित की है। विरह दशाओं के निरूपण में रीति तत्व का भी उपयोग किया गया है। भाषा अवधि तथा छंद योजना में दोहा चौपाई प्रयुक्त है। आगे है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानदीप 1619 की रचना शेख नबी द्वारा हुई। उन्होंने अपने प्रतिपाद्य में वीर, श्रृंगार, विरह और योग का उल्लेख करते हुए परंपरागत कथाओं में भी सहायता लेने की बात स्वीकार की है। कुछ कथानक रूढ़ियों में मौलिकता लाने का भी प्रयास किया गया है, जैसे इसमें नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी का वेश धारण करती है। नलोपाख्यान की भाषा में भी नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन होता है। इनकी भाषा अवधि तथा शैली दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि के ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण संगीत, राग रागनियाँ, वैवाहिक संस्कार, शकुनों आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाव व्यंजना स्थिर एवं प्रभाव शून्य हो गई है। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा खोलकर की। काव्य तत्व की दृष्टि से रचना साधारण है। आगे जान कवि के प्रेमाख्यानक काव्य। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना करने का श्रेय जान कवि को है, जिनका रचनाकाल 1612 से 1664 माना जाता है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है। इनमें प्रमुख है रस कथा, रत्नावती कथा, कनकावती कथा, कमलावती कथा, मोहिनी कथा, नल दमयंती कथा, कलावती कथा, रूपमंजरी कथा, पिंजरसा, सहीजादे व देवलदे कथा, कलंदर आदि। इनमें विरह कथा कनकावती के लक्षणों का निर्वहन किया गया है। कथा काव्य के लक्षणों का निर्वहन किया गया। इसमें सभी प्रेम और विरह की प्रमुखता है। संख्या विस्तार की प्रवृत्ति के कारण जान कवि ने अनेक प्राचीन व समसामयिक भारतीय प्रेम कथाओं का नवलेखन करने के साथ साथ फारसी प्रेमाख्यानकों की ओर भी ध्यान दिया है। कदाचित वह पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। काव्य तत्व की दृष्टि से उनकी रचनाएं साधारण कोटि की हैं तथा उनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। छंद योजना में दोहा चौपाई के अतिरिक्त कविता, सवैया आदि का प्रयोग किया गया है। आगे नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यानक काव्य। इस प्रसिद्ध आख्यान को लेकर अनेक हिंदी कवियों ने प्रेम कथाओं की रचना की, जिसमें नरपति व्यास, मुकुंद सिंह उल्लेखनीय है। इनकी रचनाओं के नाम हैं नल दमयंती 1625, नल चरित 1641। ये दोहा चौपाई शैली में रचित है। काव्य तत्व की दृष्टि से इनका रचना स्तर साधारण है। इसका मूल्यांकन देख लेते हैं एक बार। अंत में हम इस युग की अन्य काव्य धाराओं के परिप्रेक्ष्य में प्रेम आख्यानक काव्य के महत्व पर विचार करते हुए कह सकते हैं कि हिंदी की यही ऐसी काव्य परंपरा है जिसका प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध स्थापित होता है तथा जिसमें भारतीय परंपरा की विभिन्न कथानक रूढ़ी व काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। साथ ही साथ यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य की भी सबसे दीर्घ एवं व्यापक परंपरा कही जा सकती है। धर्म आश्रय एवं राज आश्रय से दूर लोक आश्रय में मुक्त रूप में पोषित होने वाली यही एक परंपरा जिसने मध्ययुगीन जनता की काव्य रुचि एवं मनोरंजन की अभिलाषा को रोमांचक आख्यानों द्वारा तुष्ट किया। जैसा कि 16वीं सदी के कवि बनारसी दास ने अपनी कथा अर्धकथानक में बताया है, उस युग के युवक इन आख्यानकों को पढ़ने के लिए सदा लालायित रहते थे, जिससे कि लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जनसाधारण के ज्ञान कोश में भी अभिवृद्धि हुई, क्योंकि अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शास्त्रीय तत्व, दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, काम शास्त्रीय, ज्योतिष, वैदिक आदि भी समन्वय किया है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के नाना पक्षों का भी चित्रण इसमें सहज स्वाभाविक रूप में हुआ है। अंततः पूर्व परंपरा के निर्वहन
निर्वाह एवं युगीन वातावरण के चित्रण की दृष्टि से इनका महत्व निर्विवाद रूप में, साथ ही शुद्ध काव्य तत्व की दृष्टि से भी यह परंपरा कम महत्वपूर्ण नहीं है। रस रास श्रृंगार के 3 प्रमुख पक्षों सौंदर्य, प्रणय एवं विरह का चित्रण इनमें अतिशय रोमांचक रूप से हुआ है। यद्यपि भक्ति काल और रीति काल की अन्य काव्य धाराओं में भी प्रेम और श्रृंगार के विभिन्न रूप उपलब्ध होते हैं, किंतु इनकी प्रणय भावना की विशेषता यह है कि वह ना तो औचित्य सिद्ध करने के लिए किसी पौराणिक अवतार का आश्रय ग्रहण करती है और ना ही दूत दूतिकाओं के माध्यम से आयोजित होने वाली भोग क्रीड़ा तक सीमित रह जाती है, अपितु वह साहस, त्याग, आत्म बलिदान की भावना से तुष्ट होकर शुद्ध परिष्कृत है उदात्त रूप में परिणित होती है। इन आख्यानकों के नायक अपने प्रणय स्वप्न की पूर्ति के लिए प्राय अपने प्राणों को भी समर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अतः निश्चय ही उनकी गाथा पाठक को कामोद्रेक एवं भोग लालसा से ऊपर उठाकर सौंदर्य, ऐश्वर्य और औदात्य की उच्च भूमि की ओर अग्रसर करती है। अवश्य ही यह बात सभी प्रेम आख्यानों पर लागू नहीं होती, किंतु फिर भी समग्र रूप में इन आख्यानों को स्वच्छंद प्रेम की स्वच्छ, गंभीर, भव्य एवं उत्तांत प्रेम के रूप में ग्रहण करते हुए मध्यकालीन हिंदी काव्य में अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। तो आज हमारा प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे अब हम सगुण भक्ति काव्य अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।